हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग। और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में GNFC करके एक कंपनी है, इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस कंपनी में हमें कैसे कैसे निवेश करना है ताकि हमें बेनिफिट हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टे ट्यून और पूरी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की कोशिश करें और लास्ट में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कितने अमाउंट से हमें इसको परचेज करना चाहिए और क्या तरीका रखना चाहिए जिससे हम इसे परचेज करें। ठीक है फ्रेंड्स, सो स्टे ट्यून्ड। अब हम आ जाते हैं इसके एनालिसिस पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डीमैट अकाउंट में मैंने GNFC के कुछ शेयर्स लेके रखे हुए हैं। कितनी क्वांटिटी है? 20 क्वांटिटी मैंने ली है और इससे मैंने एक पोजीशन क्रिएट करी है। आप यहाँ पे ज़ेरोधा के डीमैट अकाउंट में मेरा आईडी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर 20 जो अमाउंट ऑफ शेयर्स हैं ये आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, मैंने इसमें 3 इंडिकेटर लगा रखे हैं, मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम और RSI। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने यूज किया है। यहाँ पे इंडिकेटर का एक टैब है, आप इसके अंदर टाइप करेंगे ये में, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप इनपुट और स्टाइल दोनों चेंज कर सकते हैं। लेंथ जितनी आप डालेंगे, सोर्स क्लोज पीरियड कैंडल का क्लोज सेलेक्ट करिए और वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, इसको 9 की जगह 10। और सिमिलरली वापस आप जाएंगे इंडिकेटर्स पे, वापस टाइप करेंगे तो ऐसे मल्टीपल बार इंडिकेटर्स लग जाएंगे। आप सेटिंग्स में जाके क्लोज पीरियड को 10, 50 और 100 कर दीजिए। लाइन की लेंथ मैंने चेंज कर दी है, 10 की सबसे स्मॉल रखी है और उससे बढ़ाकर 50 और 100 की कर दी है, थोड़ी थिकर लेंथ कर दी है, विड्थ कर दी है, ताकि मेरी विजिबिलिटी क्लियर रहे और मुझे पता रहे कि कौन सी लाइन कब किस लाइन को कट कर रही है। तो इस पॉइंट पे अगर हम आके देखते हैं तो ये 1 जुलाई 2020, यहाँ पर आकर ये जो मंथली चार्ट है, इसने जो 10 क्लोजिंग पीरियड्स हैं, उन क्लोजिंग पीरियड्स ने 50 और 100 क्लोजिंग पीरियड्स को कट किया है। सबसे पहले 100 को किया है, फिर 50 वाले पीरियड्स को किया है। तो यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हुआ है जो हम इसका बोल सकते हैं बेस है। तो अगर हम इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं तो 90 के नीचे ये काफी लंबे टाइम तक रहा है ये स्टॉक। ये मैं सालों दर सालों की बात कर रहा हूँ आपको। तो 98 के काफी नीचे रहा है, फिर यहाँ से इसने मूव पिक किया है, फिर 200 के ऊपर आया था, फिर 200 के नीचे गया, ये वापस से 98 को टच करा इसने और वापस से 200 के ऊपर सस्टेन कर लिया है। तो अब एक वेव के अंदर इसने 98 को टच किया, उसके पहले 98 के नीचे था, उसके बाद यहाँ पर 200 पे आया और 200 के बाद वापस 200 के ऊपर गया है और ये अब वापस से 200 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ये वापस से नई वेव बनेगी। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चार्ट है। तो इस चार्ट के अगर ऊपरी एंड पे हम देखते हैं, अगर मैं इसको चार्ट को डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं तो हम देख पाएंगे कि हाँ, ये जो है जब तक ये 350 या 3 हम बोलते हैं इस कैंडल को निगेट नहीं करेगा, तब तक यहाँ से बाइंग आएगी और ये ऊपर के लेवल्स में ही सस्टेन करेगा। तो ये रहा इसका टेक्निकल एनालिसिस पूरा कि कहाँ तक हमें देखना है। तो हमारे स्टॉप लॉसेस जो भी रहना चाहिए वो इसके बेस पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में 309 के आसपास। और अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ये जो मेरी क्वांटिटी 20 है, मैं इसको डबल अप करूंगा 40 क्वांटिटी से और एडिशन करूंगा। 20 क्वांटिटी मैंने क्यों ली है, क्योंकि मेरा जो प्लान है इन्वेस्टमेंट करने का, उसका 1/20 मुझे फर्स्ट लेग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं गलत भी होऊंगा तो मैं गलत होऊंगा 1/20 मार्जिन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम लॉन्गर इन्वेस्ट करते हैं तब हमें ध्यान रखना है कि 1/20 हम इन्वेस्ट करें। अब जब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस में, तो टेक्निकल मैंने आपको बता दी, 3 आप इंडिकेटर्स यूज करें, RSI अब यूज करें। RSI मुझे दिख रहा है कि ओवरसोल्ड में आने वाला है थोड़े टाइम में और यहाँ से ही 50 EMA से इसको बाउंस बैक मिलने वाला है। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स में अगर मैं इसमें देखूंगा तो यहाँ पर मैं देख पाऊंगा कि प्राइस टू बुक
मतलब बुक वैल्यू इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 357 इससे ज्यादा है। प्राइस टू अर्निंग 8 के आसपास है 7.96, मतलब 8 साल में यहाँ से हम जो 357 रुपीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, करंट रेट ऑफ अर्निंग से ये पूरा पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा 7 साल के अंदर। मतलब एफडी से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न उसका, जो कि करंटली 5 से 6% का हमें मिल रहा है। 7 साल में ये हमें किसी भी प्रकार से 357 का रिटर्न दे देगा, प्लस जो स्टॉक प्राइस रहेगी वो अलग। तो यहाँ से हमें प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी कम है, प्राइस टू अर्निंग पी बहुत कम है, तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। अब हम आ जाते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट कि ये मैन्युफैक्चर करती है फर्टिलाइजर और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, और ये है गुजरात की, भरूच गुजरात की एक कंपनी है, और ये है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है फ्रेंड, इस कंपनी के की फैक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू देखिए, मतलब इसका मतलब टोटल सेल्स कितना इन्होंने फर्टिलाइजर बेचा है, ये 5000 करोड़ के फर्टिलाइजर्स बेच दिए हैं। और मार्केट कैप मतलब जितने इसके शेयर्स हैं और इसकी प्राइस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो मार्केट कैप आता है, तो वो है 5500 करोड़ का। तो ये बहुत ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, इसको बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दिया गया है। जिस प्रकार से हम दूसरी कंपनियों में देखते हैं कि ऑलमोस्ट 10-10, 20-20 टाइम के मार्केट कैप लेके कंपनियां अपने रेवेन्यू के कंपैरिजन में ट्रेड कर रही हैं, उस हिसाब से इसका मार्केट कैप काफी कम है। अर्निंग्स है 700 करोड़ की, मतलब ऑलमोस्ट 10%, 12% के आसपास का इसका अर्निंग है। और इसके पास में कैश पड़ा है, और डेट है इसके पास में 850 करोड़ का। तो 850 करोड़ का डेट इसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी अर्निंग और कैश को अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं और वन ऑफ भी पे कर देंगे तो डेट पूरा क्लियर ऑफ हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट बचेगा, तो वो जो फर्दर साइकिल ऑफ रेवेन्यू आएगी या प्रोडक्शन साइकिल आएगी उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इससे जाए तो भी कोई बुरा नहीं है कंपनी के लिए, एक छोटा मोटा डेट रहना एक हेल्दी बात है। 5000 करोड़ के रेवेन्यू के सामने अगर 850 करोड़ का डेट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैनेजेबल रहता है। उसके बाद हम सप्लाई साइड देखते हैं। सप्लाई मतलब टोटल शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के। इस कंपनी के मात्र 15 करोड़ शेयर हैं, जहां पे हम आईटीसी के देखते हैं 250 करोड़ शेयर हैं, और आईओसी के और भी ज्यादा होंगे, करीब 1200 करोड़ शेयर हैं, वहीं 900 करोड़ शेयर हैं, वहीं इस कंपनी केवल 15 करोड़ शेयर हैं। तो सप्लाई साइड भी लिमिटेड है कि बहुत ज्यादा इसके अंदर मतलब शेयर्स नहीं कि इसको बढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि मार्केट कैप भी ठीक है। तो मिड कैप से स्मॉल कैप की रेंज में कंपनी काम कर रही है, और इसके फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक हैं, जो कि हमें ओवरऑल देख के लगता है। अभी फेस वैल्यू 10 है, मतलब 10 रुपए प्रति शेयर देके कंपनी अपना आईपीओ लेके आई थी। तो 150 करोड़ का कंपनी के प्रमोटर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट है। 15 करोड़ इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 150 करोड़ का लगभग आ जाएगा। तो इतना तो कंपनी के प्रमोटर्स ने पे करके इसको मार्केट में लेके आए हैं। तो ये थी इसकी प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक की बात, और ये की फैक्ट्स जो थे इस कंपनी के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इसके पीयर्स क्या कर रहे हैं। पीयर्स पे अगर हम आए और बात करें तो पीयर्स के मुकाबले में ये हमने 3 पीयर्स चेक करे हैं, जीएनएफसी, जीएसएफसी जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, और राष्ट्र केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो पीयर्स के मुकाबले में ये इनके रेवेन्यू के पार्ट हैं, और यहाँ पे हम देख लेंगे कि 3-4 पीयर्स जो है उसमें सबके मार्केट कैप 5000 करोड़ की रेंज के आसपास ही है। रेवेन्यू इसका नेशनल फर्टिलाइजर्स एनएफएल का ज्यादा है। नेट प्रॉफिट के मामले में जीएनएफसी सबसे ज्यादा क्लॉक कर रही है। नेट मार्जिन सबसे ज्यादा है, क्योंकि रेवेन्यू में से इतना प्रॉफिट निकालना तो मार्जिन हाई यूजुअली रहने ही पड़ेंगे इसका। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के पीई और पीबी की, जीएनएफसी की, तो आप पीयर्स में देख पाएंगे कि पीई और पीबी इसका सबसे कम है। इसका मतलब इनके पीयर्स के कंपैरिजन में अभी भी ये कंपनी सबसे सस्ती है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की। कंपनी के प्रमोटर गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड है, और जीएसएफसी भी इसका 19.5 लगभग 20% होल्ड करती है। तो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वेस्टेड है 21% के लगभग। तो जीएसएफसी एक और फर्टिलाइजर कंपनी है, वो भी 20% के लगभग इन्वेस्टेड है। LIC ऑफ इंडिया इसके अंदर इन्वेस्टेड है 6% के आसपास।
फिडेलिटी इसके अंदर इन्वेस्टेड है, आदित्य बिरला लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इसके अंदर इन्वेस्टेड है, और ईपीएफ जो है वो भी 1.45% इन्वेस्टेड है, और इंटरनेशनल एक स्मॉल कैप फंड है वो भी 1.23% इन्वेस्टेड है जो कि मार्च के अंदर ही नई एंट्री आई है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 1% से ज्यादा होल्ड करने वाले काफी सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, और काफी सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, करीब 7-8 म्यूचुअल फंड ये भी इन्वेस्टेड हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं जो 13, 14 और 16 के अंदर मार्केट ट्रांजैक्शन में कुछ बाय और सेल हुए थे। तो नटशेल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें इसमें इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से करना है कि हमें 25,000 के ट्रांचेस में इन्वेस्टमेंट करना है। हमें 70 शेयर 25,000 के अभी 70 शेयर आएंगे जीएनएफसी के, तो 70 शेयर लेना है। तो इसके 70 शेयर हमें अभी परचेज करने हैं 357 के रेट से, और अगर ये यहाँ से स्लिप होके 325 के आसपास आ जाता है तो 70 शेयर्स फिर हमें परचेज करने हैं, और अगर ये यहाँ से स्लिप होता है 300 से नीचे स्लिप होता है 275 के आसपास, ये जो रेंज है 280 से 275 के, फिर हमें 100 शेयर्स ऐड करने हैं, और अगर ये बिल्कुल नीचे स्लिप हो जाता है तो फिर हमें 200 शेयर्स ऐड करने हैं। अब इस एडिशन का तरीका क्या है, अगर ये ऊपर जाता है 70 से और आपको 10 और 15% की रेंज पर रिटर्न मिलता है इसमें, तो आप उसको बुक कर लीजिए। फिर जब ये वापस नीचे आए तो फिर से आप इसके अंदर परचेज करिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस की हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो आप जो ये स्ट्रैटेजी बताइए 70 शेयर्स 25,000 से आप परचेस करें, नीचे आए फिर 25,000, फिर नीचे आता है तो 100 शेयर्स, और फिर तो 200 शेयर्स। 4 ट्रांस हैं इसके, इसी हिसाब से आप परचेस करेंगे। 10 से 15% जिस भी ट्रांस में आपको रिटर्न मिल रहा है उसको तुरंत आप बुक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।